नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत आप स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था कि मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, यानी कि मेमोरी को मापते कैसे हैं और ये कौन कौन सी जो है यूनिट होती है उसके बारे में हम चर्चा किए थे। आज हम सीखने वाले हैं कि मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, आज इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेमोरी है क्या। तो मेमोरी जो है इसको हम हिंदी में स्मृति बोलते हैं। एक स्मृति होती है, यानी कि जिस तरह से हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको माइंड में अपने स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई एग्जाम देना हो तो हम क्या करते हैं, पहले अपने मस्तिष्क में उस चीज़ को स्टोर करते हैं। जो भी हमको क्वेश्चंस पढ़ना होता है उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसको ज़रूरत पड़ने पर हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इमेज हो गया या हमारे पास जो है ऑडियो है, वीडियो है, ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए स्टोर करके अपने जो है कंप्यूटर में रख लेते हैं। तो अब उसको आवश्यकता पड़ने पर जो है उसको हम जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है वैसे उसी तरह से हमको यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि अगर हमारे पास जो है कोई डेटा होता है तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता होती है, वह जगह मेमोरी होती है। तो मेमोरी में हम क्या करते हैं, उस डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो ये चीज़ अगर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो या तो फिर जो है आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कॉपी पेन निकाल करके। हाँ, तो अब इसमें हम देखते हैं, अभी हमें पता चला कि मेमोरी होती क्या है, यानी कि एक स्टोरेज है, स्टोरेज डिवाइस होता है और जहाँ पे हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके लंबे समय के लिए रख सकते हैं। तो अब इसमें हम जानेंगे ये मेमोरी दो तरह की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी से क्या अर्थ है, जैसे हम क्या करते हैं जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या किया जाता है, हमको प्राइमरी पे पढ़ाया जाता है, प्राइमरी में पढ़ाया जाता है। इसके बाद हमको सेकेंडरी में भेजा जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर भी सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को स्टार्ट होते ही सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करता है, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करता है। इसीलिए ये सबसे पहले यूज होती है। ये बहुत कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट मेमोरी होती है, इसीलिए इसको मेन मेमोरी कहा जाता है। ये मेन मेमोरी कहने का यही कारण है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेमोरी होती है। दूसरा आता हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। ये बाद में कंप्यूटर में लगाया जाता है, बाहर से लगी होती है। ये कंप्यूटर सिस्टम के जो बोर्ड होता है, यानी कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में एक जो सर्किट बोर्ड होता है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, तो ये मदरबोर्ड में ही जो है इनबिल्ड होता है, यानी कि पहले से ही लगा होता है ये मेमोरी प्राइमरी। तो इसमें जो प्राइमरी मेमोरी है इसीलिए इसको इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर कंप्यूटर बोर्ड के अंदर लगी होती है, इसीलिए इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और इसको ये बाहर से लगी होती है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। जैसे हमारे फ़ोन में क्या होता है, एक मेमोरी पहले से लग के आती है, एक मेमोरी हम बाद में लगाते हैं। तो जो बाद में लगाते हैं वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है और जो मेमोरी पहले से लगी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब इस प्राइमरी मेमोरी में भी बहुत कई भाग होते हैं। जैसे देख लेते हैं, हमारा ये रैम हो गया जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी दो भाग होते हैं, एक एस रैम होता है और एक डी रैम होता है। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। इसके बाद अगला आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा जो है रोम आ गया। तो रोम क्या होता है, रोम को हम रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। इसके भी कई भाग हैं, जैसे कि पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इसमें कैश मेमोरी जो है इसका भाग हम नहीं कह सकते हैं ये, लेकिन इसी में यूज़ किया जाता है। कैश मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए हमने ये कैश मेमोरी को भी प्राइमरी मेमोरी में रखा हुआ है। तो इसको भी हम बताएंगे कि ये कैश मेमोरी क्या होती है और कैसे काम करती है। तो ये जो है आज हम ये सिर्फ प्राइमरी मेमोरी ही कवर करने वाले हैं कि प्राइमरी मेमोरी कैसे काम करती है और ये रैम क्या होता है। तो सारी डिटेल हम इसमें बताएंगे।
और ये जो है हम अगली वीडियो में अपने कवर करेंगे कि जो है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। आगे हम जो है इसको देख लेते हैं। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटा देते हैं और ये जो है बारी बारी से इसको बताते हैं आपको। सबसे पहले हम रैम देख लेते हैं कि रैम क्या होता है। तो यहाँ पे रैम हम लिख देते हैं रैम। इसका नाम जो है इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या अर्थ है, देखिए रैंडम का मतलब ये होता है कि जो अपने आप हो। जैसे कि कोई भी मान लीजिए हमारे घर पे अगर कोई फंक्शन होता है और हम किसी मित्र को अपने नहीं बुला पाते हैं तो वो क्या अगले दिन मिलता कि भाई आपने बुलाया नहीं, आपके घर पे फंक्शन था। तो हमको क्या एक बहाना मिलता है कि अरे भाई यार रैंडम में हो गया, अचानक हो गया और किसी को बुला नहीं पाए। तो इस तरह से जो है करते हैं लोग। तो ये जो है ये रैंडम इसी को कहते हैं। तो रैंडम मतलब होता है कि अपने आप जो यूज होती हो। एक्सेस मतलब होता है उसका यूज करना। मेमोरी का मतलब होता है एक स्टोरेज डिवाइस। तो एक जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर के द्वारा अपने आप यूज होती है। यानी कि ये नहीं है कि इस मेमोरी को हम कमांड देते हैं कि ये हमें यूज करना है, ऐसा नहीं होता है। ये मेमोरी जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ये मेमोरी अपने आप यूज होना शुरू हो जाती है। तो देखिए ये कैसे यूज होती है। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा समय लेता है, उस पर जो है कुछ विंडो के आइकन्स आते हैं और जो है वो उसमें धीरे धीरे जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है और इसके बाद कंप्यूटर ओपन होता है। तो कंप्यूटर इतना समय क्यों लेता है स्टार्ट होने में, तो इसमें होता क्या है कि कंप्यूटर जो है एक निर्जीव है। जैसा कि हम जो सॉफ्टवेयर में बताए थे, तो कंप्यूटर एक निर्जीव होता है एक जो है, और उसमें उसको चलाने के लिए, उस निर्जीव हार्डवेयर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत सारी फाइलों से मिलकर के बना होता है या बहुत सारे निर्देशों से मिलकर बना होता है। तो जब ये फाइल जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सभी फाइल क्या होती है रैम में धीरे, जैसे मान लीजिए ये रैम है, अब इस रैम में धीरे धीरे आकर के क्या होती हैं, सभी फाइलें स्टोर होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जब ये फाइलें सभी स्टोर हो जाती हैं तब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है, और जब हम इसको कंप्यूटर को शट डाउन भी करते हैं तो क्या होता है कि ये तभी भी थोड़ा सा समय लगता है। तो ये क्या होती है कि धीरे धीरे जो फाइल आकर के रैम में स्टोर हो हुई हैं वो धीरे धीरे वापस चली जाती हैं। यानी कि ये फाइल कब तक रैम में स्टोर रहती हैं, जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है, या हम कह सकते हैं जब तक हमारे कंप्यूटर में ऊर्जा रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो इस तरह से जो रैम हुआ कि यानी कि जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट किए रैम में सारी हमारी फाइलें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की थी वो सब आकर के लोड हुई, और ये जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन था तब तक ये इसमें फाइलें थी, और इसके बाद जैसे ही हमने कंप्यूटर को शट डाउन किया ये फाइलें क्या है वापस अपनी जगह पे चली गई। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन कर देते हैं तो उससे हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। तो ये भी जान लेते हैं कि डायरेक्ट क्यों नहीं कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मियों के सीजन में अगर हमने जो है बाहर एक मटके में एक लाइट जला करके रख दिया, तो उस टाइम होगा क्या कि उसमें उस मटके में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है आकर के जो है धीरे धीरे वो भर जाएंगे, और हमने उनको बताया नहीं कि हम मटके को बंद करने वाले हैं, और उसका जो मटके का जो मुंह होता है उसको हमने ढक दिया अच्छी तरह से। तो क्या होगा, कुछ समय बाद जो उसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि अपनी जगह पर वापस नहीं जाएंगे। इसी तरह से अगर ये रैम में सभी फाइलें आकर के स्टोर हो गई हैं और हमने इसको बताया नहीं कंप्यूटर को, इसको हम शट डाउन करने वाले हैं और डायरेक्ट हमने बंद कर दिया, तो जो फाइलें इसमें आकर के स्टोर हुई हैं वो क्या होंगी, वहीं की वहीं पड़ी रह जाएंगी और जो वो नष्ट हो जाएंगी। तो इससे हमारा कंप्यूटर ख़राब होने का डर रहता है। तो इसीलिए हम कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन नहीं करते हैं। तो ये हमने अभी सीखा कि जो है ये रैम काम कैसे करता है, और ये हम जान लेते हैं रैम होता क्या है। तो ये क्या है कि इसमें जो फाइल थी वो जैसे ही मान लीजिए हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, ये फाइल आई और फिर बिना शट डाउन करने के बाद ये फाइल चली गई। तो ये फाइल हमेशा के लिए नहीं थी, इसलिए कंप्यूटर को जो है टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है। ये एक टेम्पररी मेमोरी है,
या हिंदी में हम कह सकते हैं अस्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा जो है लॉन्ग टाइम के लिए नहीं थे, आए और चले गए, तो ये होता है। इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। इसमें ये क्या कोई चीज़ याद करके नहीं रखता है, ये भुलक्कड़ होता है। ये रैम जो है भूल जाता है कोई चीज़, यानी कि डेटा आया और चला गया, ये जो है भूल गया कि हमारे अंदर कोई डेटा था, तो इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो अब इसमें जान लेते हैं, तो आपको शायद समझ में आया होगा कि ये रैम होता क्या है। अब जो है इसमें जो दो प्रकार बताया गया था उसके बारे में हम जान लेते हैं, एक एस रैम और एक डी रैम। तो एस रैम और डी रैम, जैसा कि आप जानते होंगे एस रैम का नाम होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर और डायनेमिक का मतलब होता है गतिमान या गति होता है। तो स्टैटिक में ये क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, थोड़ी देर के लिए स्टोर रहती है। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देते हैं ना, तब भी थोड़ी देर तक इसमें ऊर्जा पड़ी रहती है और धीरे धीरे करके इसमें से फाइलें क्या होती हैं अपनी जगह पे चली जाती हैं। तो इसीलिए एस रैम अच्छा होता है डी रैम की तुलना में। तो इसमें एक चीज़ और हम जान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास घर पे क्या होता है, कभी कभी किसी जो एक कोई चार्जर होता है तो उसको जब हम बोर्ड में लगा देते हैं तो उसमें जो एलईडी लाइट होती है इंडिकेट करने के लिए, लाइट जाने के बाद भी वो लाइट क्या होती है, जलती रहती है थोड़ी देर तक। क्यों जलती है? क्योंकि उसमें जो कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है और धीरे धीरे जो हो वो निकालता रहता है। जैसे लाइट कटने के बाद डायरेक्ट वो निकलता नहीं है, तो उसी तरह से ये भी होता है कि यानी कि इसमें जो लाइट होती है वो धीरे धीरे निकलती है, यानी कि वो फाइलें क्या होती है, रैम की सारी फाइलें निकाल करके तब निकलती हैं। तो इसलिए ये रैम अच्छा होता है डी रैम की तुलना में। तो डी रैम ऐसा नहीं होता है, इसमें लाइटें तुरंत चली जाती हैं और इसमें फाइलें नष्ट होने के डर रहते हैं। तो यस रैम हमने सीखा कि यस रैम क्या है और डी रैम क्या है। तो इस तरह से हमारा ये रैम कंप्लीट हुआ। अब हम जानते हैं रोम के बारे में कि रोम क्या होता है। रोम, तो ये रोम क्या होता है, तो इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है। ये किसी भी डेटा को जो है कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसको बहुत दिनों तक स्टोर करके रखती है, यानी कि उसमें एक बार डेटा आ गया तो उसको मिटाने वाली नहीं है। तो ये क्या होता है कि जिस तरह से क्या होता है कि अगर हमसे किसी व्यक्ति से अगर लड़ाई हो गई तो क्या होता है, उसका चेहरा हमको हमेशा याद रहता है, यानी कि वो व्यक्ति क्या हमारे रोम में बस जाता है आकर के। रोम आप जानते ही होंगे, रोम का मतलब क्या होता है, तो रोम में बस जाता है आकर के वो व्यक्ति। वो उसको तब तक हम नहीं भूलते हैं जब तक कि हमारे अंदर भी बदलाव होता कि आज अब इसको मार लेंगे, अब इसको मारेंगे। मारने के बाद और भी वो जो है क्या होता है, वो रोम में बसता जाता है एकदम। तो ये क्या हुआ, तो इसी तरह से ये भी होता है कि कंप्यूटर में कुछ डेटा जो होते हैं जो कि रोम में बस जाते हैं कंप्यूटर के, तो वो क्या है डिलीट होने वाले नहीं है। यानी कि ये मेमोरी क्या है, परमानेंट मेमोरी है। जो एक बार आ करके रोम में बस गया वो फिर निकलने वाला नहीं है। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि ये रोम जो है, जिस तरह से हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि कुछ ऐसे जो है ऐप होते हैं या एप्लीकेशंस हम बोल सकते हैं, या कुछ जो सेटिंग्स वगैरह ऐसी होती हैं जो कि एक बार जो लोड की गई है वो दोबारा जो हटने वाली नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा फ़ोन है, अगर हमारे फ़ोन का रैम जो है 2 GB है, या फिर हमारा जो रोम है जो 128 GB है या जो है 64 GB है, तो हम इसको बढ़ा करके, यानी कि हमको अगर बेचना है तो हम इसको बहुत बढ़ा कर नहीं बेच सकते हैं। हाँ, तो उसको हम बदल नहीं सकते हैं। अगर 4 GB दिखा रहा है तो 4 GB दिखाएगा ही नहीं है कि हम 18 GB उसको या जो है ऐसे ही कुछ बना करके बेच सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको बनाया नहीं जा सकता। जो एक बार फीड है वही वो पड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये रोम होता है। तो रोम में एक बार जो डेटा, ये डेटा आते कम है रोम में, तो डेटा जो है जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि कंप्यूटर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तभी इसमें एक बार डेटा को लोड कर दिया जाता है और ये हमेशा के लिए इसमें पड़ा रहता है। ये रोम में आकर के बस जाता है वो डेटा, ठीक है। तो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं फिर दोबारा,
तो इस तरह से हमने ये सीखा कि जो है रोम क्या होता है। तो रोम एक टेम्पररी परमानेंट मेमोरी है, ये परमानेंट होती है, यानी कि एक बार जो इसमें आ गया वो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, इसको फिर दोबारा निकाला नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये रोम होता है। तो रोम जो है नॉन वोलाटाइल होता है, ये भूलता नहीं है, जो कुछ इसके अंदर याद हो जाता है वो हमेशा के लिए पड़ा रहता है, ये भूलने वाली मेमोरी नहीं है। और इसके अंदर भी कई भाग होते हैं, तो आज उसको भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे कि पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल जो है रोम। तो प्रोग्रामेबल रोम क्या होते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में कुछ ऐप ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेटिंग वाला ऐप हो गया, या फिर जो है जो जिस पे हम क्लिक करके जो फ़ोन लगाते हैं, मैसेज वाला ऐप हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, लेकिन इनको मिटाया नहीं जा सकता, उसी वही चीज़ होते हैं ये पी रोम है। फिर आता हमारा ई पी रोम। तो ई पी रोम देख लीजिए क्या होता है। तो ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्राम होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि जो इरेजेबल होते हैं, जैसे हम कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो क्या होता है उसको हम जो है ये इसमें ये जो ई पी रोम होते हैं ना, इसमें परावैज्ञानिक किरणों से जो है परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा जो है इसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको मिटाया जा सकता है। तो ये जो है इसमें एक बार जो आ गया इस रोम में, तो उसमें मिटाया भी जा सकता है, दोबारा उसमें कोई भी प्रोग्राम लोड भी किया जा सकता है। तो ये इस तरह का रोम होता है। तो इसमें परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम मिटा भी सकते हैं। इसके बाद आता है ई पी रोम। तो ई पी रोम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक तरंग दे करके, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो है इसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको मिटाया जा सकता है और पुनः उनको जो है लाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि रोम क्या होता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये हमारा रोम कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें सीख लेते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। ये कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी देखिए, ये इस तरह से एक डायग्राम की मदद से हम सीख लेते हैं कैश मेमोरी कैसे काम करती है। ये हमारा प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। तो ये सीपीयू है, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद ये हमारा जो मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी हो गया। बीच में ये कैश मेमोरी है, यहाँ पे कैश मेमोरी लगाई गई है। तो ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये कैश मेमोरी का डायग्राम है। तो कैश मेमोरी क्या होता है कि प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में काम करता है। ये एक तकनीक होता है। इसका जो काम होता है वो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू की गति को बढ़ाना होता है। जैसे कि कोई भी सीपीयू को अगर किसी डेटा को प्रोसेस करना होता है तो क्या करता है, ये मेन मेमोरी से आता है और डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है। अगर वही डेटा ये यहाँ पे कैश मेमोरी के पास मिल जाता है तो क्या होता है, वो जल्दी से वो काम करेगा, यानी कि उसको टाइम कम लगेगा। यहाँ तक आने में टाइम ज़्यादा लगेगा और यहाँ तक आने में जो टाइम कम लगेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो है एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, दो व्यक्ति हैं और ये दोनों लोग क्या करते हैं कि कोई भी सामान जो है यहाँ से यहाँ लेके आते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचाता है। तो अब क्या हुआ, एक दिन में एक चक्कर ये लोग लगाते हैं। अगर यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति और आ जाए
और ये क्या करे कि ये इसकी सामान यहाँ पर ले ले और ये जो है यहाँ से इस सामान को लेके आए, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से लेके आएगा, उसको आधा समय लगेगा, जो ज़्यादा समय लगता था वो क्या होगा, उसको आधा समय लगेगा, और ये यहाँ से लेके जाएगा, इसको भी आधा समय लगेगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी समय लगी, आधी समय लगी। जो यहाँ पूरे दिन लगती थी वो क्या हुआ, अब आधे दिन में ही क्या है, ये काम पूरा हो जा रहा है, ये आधे दिन में काम पूरा हो रहा है। तो इस तरह से ये भी है, यानी कि जो CPU को अगर किसी भी डेटा पे काम करना होगा तो अगर वो मेन मेमोरी से लेगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, और वही डेटा अगर कैश मेमोरी में मिल जाता है तो वो कम समय में ज़्यादा काम कर लेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी होती है इसमें, कैश मेमोरी में, इसके पास जो स्टोरेज क्षमता होती है ना बहुत कम होती है, यानी कि एक समय में एक डेटा ही ये स्टोर कर सकता है और वो बहुत कम समय के लिए स्टोर कर सकता है। तो इसको भी जान लेते हैं कि ये कितने समय के लिए किसी डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है कुछ जो है यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है और एक व्यक्ति है यहाँ पर, इसको इस पार जाना है तो क्या करेगा, इस पार कूद भी नहीं सकता है, तो एक जुगाड़ लगाएगा, एक टेक्निक लगाएगा कि यहाँ बीच में एक ईंट रख लेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से पैर ईंट पे रखेगा, फिर दोबारा इधर क्रॉस कर जाएगा, तो ये ईंट पे कितने देर के लिए रुकेगा, यानी कि यहाँ से आया, पैर रखा और तुरंत यहाँ आगे बढ़ गया। उसी तरह से मेन मेमोरी से जो है कैश मेमोरी या कैश मेमोरी से प्रोसेसर में डेटा जाने के लिए इसी तरह से यहाँ से ये डेटा लेता है और ये तुरंत यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये इतना, यानी कि बहुत ही कम समय लेता है किसी भी डेटा को अपने पास रखने के लिए, कम समय में डेटा को रखता है और ये तुरंत जो है ट्रांसफ़र कर देता है प्रोसेसर को। तो इस तरह से हम ये सीखे हैं कि कैश मेमोरी क्या है, कि कैश मेमोरी एक तकनीक है जो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में काम करता है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो CPU की गति को क्या होता है, बढ़ाना होता है, यानी कि ये CPU की गति को बढ़ाता है जिससे CPU ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर सकता है। तो आज हमने प्राइमरी मेमोरी को कवर किया है कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो अगर ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और ये नई वीडियो पाने के लिए जो है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।